अच्छा, मैं दो तीन बातें जो खड़गे जी के बारे में बोल दूंगा। मैं जी। थोड़ा सा जो अरुण जी ने मुद्दा उठाया है, और आमतौर से जो अरुण जी उठाते भी रहते हैं, और बाकी जो मुद्दा उठा है उसको लेकर मैं कहना चाहता हूं। जितने विपक्ष के नेता हैं, जितने, वो सब भ्रष्ट हैं, उनका परिवार भी भ्रष्ट है। आप उनका पूरा भ्रष्टाचार एक तराजू के पलड़े पर रख दीजिए, और जिस एक आदमी को ये सरकार बचा रही है उसका भ्रष्टाचार एक पलड़े पर रख दीजिए। इस देश के गरीब को छोड़ दें, जो गरीब की रेखा के नीचे है, मनरेगा में जो मजदूरी करता है, वो थोड़ा सा भी नौकरी पेशा या व्यापारी है, आम आदमी है, उसको इस सरकार ने इतना अभावग्रस्त बना दिया है कि उसको भ्रष्टाचार करना पड़ता है। मैं भी भ्रष्ट हूं। मैं पत्रकार हूं, पर मैं कोई बहुत 100% 24 कैरेट की ईमानदारी का दावा नहीं करता। आप आएंगे कभी मेरे यहाँ, छापा पड़ेगा तो ईडी को और इनकम टैक्स को कुछ कागज और कुछ किताबें और कुछ घपले मिल जाएंगे। अरुण जी, ये सरकार चाहे, और अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ इसका निशाना है, तो 3/4 लोगों को जेल में डालना पड़ेगा। मैं सरकार के अंदर के भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूं कि वो कितने भ्रष्टाचारी हैं। तो ये जो लड़ाई है वो ऐसी नहीं है जो आपने कहा कि अपोजिशन भी भ्रष्ट है। दूसरा, आपने जनता के बारे में कहा, पहले भी कहा था, फिर रिपीट किया। पिछले 10 सालों में इस जनता को इतना डरा दिया है, और जिसमें मीडिया सबसे ज्यादा शामिल है। ये मीडिया उतना भ्रष्ट नहीं है जितना डरा हुआ है। ये मीडिया आतंकित है। इसके कारण ये सरकार के जूते चाट रहा है। आतंक खत्म हो जाए, मीडिया आजाद हो जाए, तो ये शेरों की तरह काम करेगा। भारत जोड़ो यात्रा में करोड़ों लोग, लाखों लोग जो डरे हुए हैं इस देश के, वो सड़क पर निकल के आए। वो क्यों आ गए निकल के? उनको तो पता था, जो बाहर सड़क पर निकल के आए, कि ये जो आदमी निकला है सड़क पर, ये मोदी का विरोध कर रहा है, बीजेपी का विरोध कर रहा है, और हम लोगों के सीसीटीवी के जरिए, वीडियो के जरिए फोटो बन रहे हैं कि, और सरकार के खजाने में जा रहे हैं, और आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि हम लोग राहुल गांधी के साथ चले थे। उसके बावजूद लोग आए। और आखिरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, वो ये कहना चाहता हूं कि 2024 अब बहुत दूर हो गया है अमरीश जी। जितना नजदीक दिख रहा था, अब दूर हो गया है। 2024 के एजेंडे बदल गए हैं। ये सरकार मजबूर करना चाहती है विपक्ष को कि आप सड़कों पर जाइए और हिंसा करिए, और हम आपके खिलाफ फिर कार्रवाई करेंगे, और आप पर आरोप लगाएंगे कि आपने देश में आपातकालीन परिस्थितियां पैदा कर दी, इसके कारण कदम उठाना पड़ रहे हैं। समझते हैं कि आपने कह दिया कि बीजेपी चारों कोने चित्त हो गई, और चित्त हो गई। वो बीजेपी के स्टेक्स विपक्ष के सम्मिलित स्टेक से कहीं ज्यादा है इस सिस्टम में। हम बहुत गलतफहमी में हैं कि ये चुटकी बजाते ही सारा का सारा खेल विपक्ष के पक्ष में हो जाएगा। नहीं होगा। और आखिरी बात जो आपने खड़के जी की कही, मैं उनको बिल्कुल योग्य नहीं मानता हूं। वो कर रहे हैं, ठीक है। ये एक सुविधा की राजनीति जो कांग्रेस करती है, अपने
जैसे कॉरपोरेट हाउसेस में, खासकर बिरलास वगैरह में, पुराने मुनीम लोग और चाहे कितनी भी उम्र हो जाए रिटायर नहीं होते हैं। ये वो मामला है कि रिस्क नहीं लेना। अगर नौजवानों को के हाथ में मौका दिया जाता नेतृत्व का, दिग्विजय सिंह को दे देते मौका। आज भी देने को तैयार नहीं है राज्यसभा में। आपने देखी कि राज्यसभा में डिप्टी लीडर किसको बना रहे हैं, और हो सकता है उन्हीं को खड़गे के स्थान पर बना दें। ये झगड़े क्या हैं? सचिन पायलट का झगड़ा क्या है, या मध्य प्रदेश में झगड़े क्या है, या डी शिव कुमार का झगड़ा क्या है वहां कर्नाटक में? तो मैं भाई, वो बहस अलग है। वो खड़के अगर इतने पावरफुल हैं, दलित नेता हैं, कर्नाटक में क्या चमत्कार कर पाए वो इतने सालों में अपने राज्य में? कांग्रेस की हुकूमत क्यों नहीं बना पाए? ये एक अलग, खड़के का टॉपिक एक अलग है, वो अपने को इसमें मिलाना नहीं चाहिए। एक कभी अपॉर्चुनिटी ये है विपक्ष के साथ बातचीत की, वो चल रही है। नागालैंड में एनसीपी के 7 विधायकों ने कहा, एनसीपी शरद पवार को कहा कि हम यहाँ के बीजेपी की जो सरकार बनी उसको समर्थन करना चाहते हैं। और वो समर्थन के लिए शरद पवार को हाँ भरना पड़ी। वो उनके सामने दिक्कत ये थी कि अगर वो हाँ नहीं भरते तो वो लोग बीजेपी में भर्ती हो जाते। उन्होंने कहा था कि हमको, अगर पॉलिटिक्स अब इस समय अलग मोड में चल रही है, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं अरुण जी की बात अपनी जगह, पर मेरी बात अपनी जगह है, मैं उसके साथ कन्विंस्ड हूं। और मैं 74 से निकला हुआ आदमी हूं। मुझे पता है कि 74 में क्या स्थिति थी, 77 में क्या स्थिति है, और आज क्या स्थिति है। मुझे जनता पर बहुत यकीन है, और विपक्ष पर भी बहुत यकीन है। ये जो परिणाम आ रहे हैं, चुनाव परिणाम अलग अलग जगह, वो उसका संकेत है कि चीजें बदल रही हैं। थोड़ा हम लोगों को, ये राहुल गांधी कैसे पैदा हो गए अचानक से जमीन में से निकल के? आप बताइए ना, 7 सितंबर 2022 के पहले राहुल गांधी कहाँ थे, और आज राहुल गांधी किस जगह हैं? आप सोचिए तो सही, देश को 7 सितंबर के बाद जो नेतृत्व मिला है, वो 7 सितंबर के पहले किसने कल्पना की थी? कन्याकुमारी से पहले कौन था विपक्ष का नेता? कौन जनता की बात कर रहा था? कौन भारत जोड़ो की बात कर रहा था? नेतृत्व पैदा होगा इन्हीं लोगों के बीच से पैदा होगा। वो नेतृत्व तेजस्वी यादव देंगे, वो नेतृत्व राहुल गांधी देंगे, वो नेतृत्व बहुत सारे जो युवा हैं विपक्ष में, जिनका भविष्य जुड़ा हुआ है, जो करप्ट नहीं हुए हैं, जो अपनी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, वो देंगे। आज साम्यवादी लोग कांग्रेस के साथ क्यों मिल रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? आप जरा साउथ का गणित देखिए।